नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा नोटियाल को शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आशा नोटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को 5,626 वोटरों से हराया था। पहले तो मैं सभी अपने उच्च नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने, जहां भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गांवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का है। जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नोटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी, आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। जी अच्छा है। पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। और देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय पहुंची विधायक आशा नोटियाल। विधानसभा में शपथ लेने के बाद पहुंची हैं प्रदेश कार्यालय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है स्वागत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक आशा नोटियाल बीजेपी कार्यालय में पहुंची हुई हैं। ऐसे में जोरदार स्वागत भी किया गया आशा नोटियाल का और जीत की बधाई भी दी गई। तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान आशा नोटियाल का भव्य स्वागत भी किया गया, उन्हें जीत की बधाई भी दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर विधायक आशा नोटियाल पहुंची हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी उनका स्वागत किया है और इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
जिन्होंने आशा नोटियाल का स्वागत किया है और साथ ही उन्हें जीत की बधाई भी दी है। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कामों का अवलोकन किया है। बता दें कि विधानसभा के मुख्य प्रवेश पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित की गई है। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण भी किया गया है। साथ ही विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने हल्द्वानी के एफडीआई सभागार में पेयजल, सिंचाई, श्रम, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी अपने अपने विभागों की समीक्षा की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दें और सड़क चौड़ीकरण में होने वाली सभी असुविधाओं को जल्द से जल्द दूर करें। वहीं बैठक के बाद सीएम ने हल्द्वानी के एफडीआई में बने सिटी पार्क का भी लोकार्पण किया है। बता दें कि इस पार्क में ग्रास से बने हाथी, ओपन जिम समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही हैं और इस दौरान उन्होंने पार्क का भी अवलोकन किया है, किस रूप में उसको देखा जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां इन्होंने जो है एक एफटीआई के मैदान में समीक्षा बैठक की। वहां बैठक के बाद सिटी जो पार्क जो हल्द्वानी में बनाया गया उसका भी लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस पार्क बने जाने से जो युवा हैं उनको काफी राहत मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से पार्क के अंदर ये ओपन जिम बनाया गया, विभिन्न प्रकार के झूले यहाँ पर बने, और सबसे बड़ी बात है जो एफटीआई के द्वारा जो पार्क बनाया गया इसमें जो औषधि जो पेड़ लगाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के औषधि के पेड़ हैं जो काफी लाभदायक युवा युवती में रहेंगे। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को? देखिए, जो समीक्षा बैठक उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ तौर से बैठक में कहा था कि सभी विभागों को अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी समीक्षा बैठक में है पूरी समीक्षा करके आए और जो भी निर्देश थे उनको निर्देश दिए जाते हैं तत्काल पूरा करें, क्योंकि जिस प्रकार से हल्द्वानी के अंदर चौड़ीकरण का मामला चल रहा है इसको भी लेकर काफी जो व्यापारी उसमें अप्रोच है और कई दिक्कतें यहाँ पर आई, चाहे विद्युत विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इसको लेकर भी कई दिक्कतें आ रही। तो उन्होंने ये भी कहा है कि चौड़ीकरण को लेकर किसी स्थानीय निवासी को परेशानी नहीं होने की। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत कृषि विभाग ने किसानों से मंडुआ की खरीद को बढ़ावा दिया है। बता दें कि सहकारी समितियों के पैक्स केंद्र किसानों को मंडुआ के लिए 42.90 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान कर रहे हैं। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में 77 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां किसान 1 अक्टूबर से 31 तारीख तक मंडुआ बेच सकते हैं। उन्होंने बताया है कि अब तक 1254 किसानों से 3057 कुंटल मंडुआ खरीदा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मंडुआ चौखटिया ब्लॉक के गांव से खरीदा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना हमारी चल रही है वो स्टेट मिलेट मिशन चल रहा है, जिसमें बेसिकली मोटा अनाज में हमारे मंडुआ जो है पौष्टिक अनाज में मंडुआ का क्रय कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैक्स केंद्र है उनके थ्रू मंडुआ क्रय किया जा रहा है। तो वर्तमान तक जनपद अल्मोड़ा में 3057 कुंटल का क्रय कृषकों से किया जा चुका है। लास्ट ईयर हमारा 1664 कुंटल का क्रय किया गया था, तो इस साल अभी तक हमने डबल क्रय इसमें हो गया है कृषकों से।
और अभी 1 महीना अभी अवशेष है, दिसंबर लास्ट तक इसका क्रय किया जाना है। तो हो सकता है अभी अधिक से अधिक कृषक आएँ और उनसे मड़वा गवर्नमेंट 42 रुपये 90 पैसा प्रति केजी की दर से क्रय। हरिद्वार जिले में आबकारी अधिकारी का अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, जिससे शराब माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी विभाग के इंदिरा बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक घर में छापेमारी के दौरान देसी शराब के पौवे भी बरामद किए गए हैं और लक्सर कोतवाली क्षेत्र से अवैध शराब भी पकड़ी गई है। दोनों मामलों में शराब बेचने वालों का चालान कर पुलिस को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हॉर्नबिल टीवी की खबर का संज्ञान लिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान को लेकर खबर चलाने के बाद राज्य के मुखिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और शीतकालीन यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा और जीएमवीएन के होटलों में रुकने पर 10% तक छूट भी दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, ये जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए बैठक करी है, बातें करना शुरू करी हैं और इसके लिए इंतजाम की कवायद जो शुरू करी है, इससे ये प्रतीत होता है कि वो सनातन प्रेमी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिल रहा है कि जो हमारे शंकराचार्य जी ने डिमांड करी थी मुख्यमंत्री जी से इस प्रदेश के लिए, उसके लिए वो लगातार अग्रसर हैं और उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए शुरू हो रही यात्रा को लेकर अधिकारियों से बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने का भी आदेश दिया है। इन शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में रुकने पर किराए में 10% की छूट प्रदान करने की बात कही है। खबर है कि मुख्यमंत्री अगले सप्ताह शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा हर्ष का विषय है कि जो अब शीतकालीन के दौरान रोजगार थोड़े ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के ठप पड़ जाते हैं क्योंकि शीतकालीन में यात्रा नहीं हो पाती है, लेकिन इस कदम से मुख्यमंत्री जी के वहां पे रोजगार के आय के साधन रहेंगे, लोग आएंगे वहां पर थोड़ा रुकेंगे और जीएमवीएन में जो 10% की छूट दी है किराए में, वो भी हमारे आने वाले यात्रियों के लिए काफी लाभप्रद देखा जाएगा। तो आने वाले समय में अगर ये शीतकालीन यात्रा को जो रूप देने के सोची है हमारे मुख्यमंत्री जी ने और इस पर जो बैठक करी है, ये धरातल पर उतरती है तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लोगों का भलाई है और उत्तराखंड की जनता उनका आभार व्यक्त करेगी। दरअसल शंकराचार्य का कहना है कि धामों के कपाट शीतकाल के लिए केवल कपाट बंद होते हैं, लेकिन डोली दूसरी जगह पर जाती है, वहां पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थल पर दर्शन मौसम की वजह से रोक दिए जाते हैं। लिहाजा सभी सनातन धर्मियों से अपील है कि वो इस भ्रांति में न आए कि केवल गर्मियों में ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अब राज्य सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। व्यापक प्रचार प्रसार के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा का बीड़ा उठाया है और इसके लिए वो लगातार भक्तों से आह्वान भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर शीतकालीन यात्रा होती है तो उत्तराखंड में निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इससे राज्य का विकास भी होगा, लेकिन सरकार को इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन यात्रा के जो कटु अनुभव हैं उनसे सबक लेकर के व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में मां गंगा मुखबा गांव में गद्य स्थल पर विराजमान होती हैं। यहां श्रद्धालु पूजा और दर्शन कर सकते हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली अब हर्षाली स्थित यमुना मंदिर में विराजमान है, जहां पूजा की जाती है। ठीक इसी तरह बाबा केदार की पंचमुखी डोली ओखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान है और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब उद्धव और कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर स्थित योग बद्री में विराजमान है और यहाँ शीतकालीन यात्रा में पूजा की जा रही है। यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं, लिहाजा विपक्ष के भी सवाल हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बैठक भी की है और निश्चित तौर पर इस बैठक के कितने सकारात्मक परिणाम रहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार को पूरा होमवर्क करना चाहिए। हमारे शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को कोई भी दिक्कत ना हो, उनके रहने खाने की, उनके स्वास्थ्य की, यातायात की व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर मजबूत हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विभागों में आपसी कोऑर्डिनेशन हो और अगर ये यात्रा सफल रहती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। अब पूरा का पूरा सरकार पर निर्भर करता है कि शीतकालीन यात्रा को कैसे व्यवस्थित करती है और इसे सबक लेकर के ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं भी सरकार सुधार सकती है। देखते हैं सरकार क्या दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है और कैसे इस यात्रा को संचालित करती है, कैसे इसमें सुधार करती है। 6 महीने तक चलने वाली उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन अब सरकार शीतकालीन यात्रा की भी तैयारी में है। इसका मतलब यह होता है साल भर तक यात्रा चलेगी, जिसमें हजारों लाखों लोग शामिल होंगे, जिससे एक तरफ जहां राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा तो दूसरी तरफ स्थानीय कारोबारियों का कारोबार बेहतर होगा। दरअसल चारधाम यात्रा की वजह से हजारों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। यात्रा को सुचारू करने के लिए सरकार को सड़क मार्ग से लेकर कई तरह की सुविधाओं पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर अब राज्य के मुखिया गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी में दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाने वाली बग्वाल की धूम देखी जा रही है। तिब्बत विजय के प्रतीक इस उत्सव के पहले दिन तमाम स्कूलों से आए छोटे बच्चों ने देवडोलियों के साथ भैलो नृत्य किया। बता दें कि 3 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव की धूमधाम से चली आ रही है। पूरे जिले में मुख्यालय में ये धूम देखी जा रही है। विगत 17-18 सालों से इसको खड़ा करने का, जीवित करने का एक प्रयास जो किया जा रहा है अमला फाउंडेशन के द्वारा, उस स्वरूप को आज आप देख रहे हैं, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। प्रथम दिवस में बाल भोगाल होती है, जिसमें बच्चे, विद्यालय के बच्चे और नगर के बच्चे उसमें अपने आते हैं और खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें स्थानीय खेल जो यहाँ किए जाते हैं। उसके बाद बेटी बग्वाल होती है दूसरे दिन, जो कल होगी, और तीसरे दिन मुख्य बग्वाल होगी। तो इस तरह से ये 3 दिन का बग्वाल कार्यक्रम है। इन तीनों दिनों लोगों की जो सक्रियता होती है, लोगों की भागीदारी होती है, निश्चित ही अपना आप में रोमांचकारी होती है और बहुत ही ये कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कारों को देने का और अपने संस्कार के साथ में अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को परंपराओं का जो हम एक दे सकते हैं, आगे उनको डिलीवर कर सकते हैं, तो उसका एक सशक्त माध्यम है मंसीर बग्वाल। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और हमारा इस बग्वाल के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो विरासत है, विरासत के साथ साथ और हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति के साथ साथ हम नई पीढ़ी को जो है इसका संदेश। उत्तराखंड में भू कानून की चर्चा पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। मौजूदा स्थिति में यह है कि सरकार जल्द कानून बनाने का दावा कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो कानून बना था उसमें बीजेपी की सरकार ने कई बार संशोधन किया, जिसका नतीजा है कि प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर जहां धामी सरकार तमाम दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष के साथ तमाम संगठन लगातार भू कानून को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर भू कानून को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में भू कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का कहना है कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जो भू कानून था उसमें सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिशें की, जिसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और जो लोग सख्त भू कानून लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले कानून बदलने का काम किया, जबकि सरकार को जल्दबाजी न करते हुए एक बुद्धिजीवियों का दल बनाना चाहिए जो भू कानून को लेकर अध्ययन करे। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो भू कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून लाए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान आज सामने देखने को आ रहा है। जो आज सख्त भू कानून लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत के द्वारा लाए गए एक कानून को, जिसमें कहा था कि जिस प्रयोजन से ज़मीन खरीदी गई है, अगर 2 वर्ष में उसमें कार्य नहीं होगा तो हम उस ज़मीन को सरकार में निहित कर लेंगे, उसको बदलने का काम किया। आज वही सरकार सख्त कानून की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करते हुए एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिसमें सभी किस्म के बुद्धिजीवी, हर बात को मानने वाले बुद्धिजीवी लोगों का एक दल हो, जो विभिन्न राज्यों में जाकर जब भू कानूनों को गठित किया गया, बनाया गया, उसके क्या अच्छे परिणाम आए और क्या दुष्परिणाम आए, उसका अध्ययन करें और अध्ययन के बाद ही कोई अच्छा भू कानून उत्तराखंड के लिए लाया जाए, जो यहाँ की आर्थिकी के लिए भी अच्छा हो, जो आने वाले समय में हमारे डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा हो और उत्तराखंड की भूमियों की रक्षा के लिए भी अच्छा हो। इस तरीके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।